अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सेल के क्लासिफिकेशन की। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना हुआ है? सेल का। पर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो अलग अलग तरह के हैं भाई। कोई बैक्टीरिया है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई प्लांट है वो एक अलग तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल एक अलग तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये भी तो अलग अलग तरह के होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो सारे एक तरह के नहीं हैं। तो क्या उनके अंदर में पाए जाने वाले जो सेल हैं वो एक ही तरह के होते हैं या फिर अलग अलग तरह के होते हैं, या उनमें वेरिएशन देखने को मिलता है? तो जो सेल है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करता है अलग अलग लेवल्स पर। तो जो सेल है आर हाईली वेरिएबल, उनके अंदर में कई सारे लेवल्स पर वेरिएशन देखने को मिलते हैं। चाहे हम बात करें नंबर के लेवल पर, नंबर ऑफ सेल जो होते हैं वो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में अलग अलग तरह के होते हैं। किसी में एक सेल पाया जाता है जिसको यूनिसेल्यूलर बोलते हैं, किसी में मल्टीपल सेल पाए जाते हैं जिसको मल्टी सेल्यूलर बोलते हैं। सेल का जो शेप है वो भी अलग तरीके का होता है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल का शेप वेरी कर रहा होता है, तो शेप के बेसिस पे भी हम सेल को डिवाइड कर सकते हैं। सेल के साइज के बेसिस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। अलग अलग सेल का साइज जो होता है, उनका लेंथ, उनका विड्थ, वो सब अलग होता है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है सेल में, उसके लेवल पर भी हम सेल को डिवाइड कर सकते हैं। इन सब में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हमारे लिए कॉम्प्लेक्सिटी ही है। हम अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्सिटी को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। और उसके बेसिस पे दो तरह के सेल बनते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। इस पूरे चैप्टर में इन्हीं दोनों की बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम ये छोटे छोटे कैटेगरीज जो हैं, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे, सेल शेप के बेसिस पे, सेल साइज के बेसिस पे, इनके बेसिस पे पहले सेल को क्लासिफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहला है नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कितने नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक यूनिसेल्यूलर और एक मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर और दूसरे होते हैं मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का सिंपल सा मतलब है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में या जिसकी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी हो। वहीं पर मल्टी सेल्यूलर का मतलब है जिसकी बॉडी में मल्टीपल सेल्स इन्वॉल्व हो, बहुत सारे सेल्स से मिलकर के उसकी बॉडी बनी हो। अगर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक सिंगल सेल से मिलकर के बनी हुई है, एक सिंगल सेल से बनी हुई है, तो क्या जितने भी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, जो भी लाइफ को चलाने के लिए ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे हम बात करें फूड कैप्चर करने के लिए, फूड को पकड़ने के लिए, खाना ढूंढने के लिए, वो भी यही एक सिंगल सेल परफॉर्म करेगा। फूड का डाइजेशन करना हो वो भी यही सिंगल सेल प्रोड्यूस करेगा। फूड के डाइजेशन के बाद में जो एक्सक्रीशन होता है, वेस्ट मटेरियल जो बच जाता है उसका एक्सक्रीशन होता है, क्या वो एक्सक्रीशन भी यही करेगा? बिल्कुल यही करेगा। तो हर एक काम, चाहे रिप्रोडक्शन की बात करें, अपना नंबर मल्टीप्लाई करने की बात करें, तो एक ये सिंगल सेल हर एक काम को खुद ही परफॉर्म करेगा, अपने आप ये सारे काम परफॉर्म करेगा। तो ये सिंगल सेल सारी लाइफ एक्टिविटीज, ऑल लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा अलोन, खुद से परफॉर्म करेगा, अकेले परफॉर्म करेगा। वहीं पर अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहाँ पर कंडीशन बदल जाती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में कोई भी सेल हर एक काम को परफॉर्म नहीं करता है। वहाँ पे हमें देखने को मिलता है लेबर डिवीजन या फिर डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पर अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई एक पर्टिकुलर जो सेल है वो एक काम को परफॉर्म करेगा, जबकि दूसरा वाला सेल दूसरे काम को परफॉर्म करेगा। तो हर एक सेल एक सिंगल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अपने अंदर में मॉडिफिकेशन कर लेता है। इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब हर एक सेल अपना लेबर बांट लेता है। अगर हर एक सेल ने अपना लेबर बांट रखा है और एक सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन को ही परफॉर्म करा सकता है, तो ऐसे सेल कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं शो कर सकते हैं। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल होते हैं ये कभी भी
इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर सकते हैं। इनका कोई सा भी सेल हो, अगर आप उनको उठा करके बाहर निकाल देंगे तो वो थोड़ी देर बाद मर जाएगा, क्योंकि वो सारे काम परफॉर्म ही नहीं कर सकता। जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास में कैपेबिलिटी होती है टू सर्वाइव इंडिपेंडेंट, तो ये इंडिपेंडेंट सर्वाइवल शो करते हैं। इंडिपेंडेंट सर्वाइवल होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, जबकि मल्टी सेलुलर में इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती। अब एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल सिंपल सा आपने पढ़ा होगा, अमीबा हो गया, पैरामीशियम आप 6th क्लास से पढ़ते हैं, और बैक्टीरिया। ये 3 इम्पॉर्टेंट जो आपको भी पता होंगे, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एंड अमीबा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जो हायर एनिमल्स होते हैं, जैसे ह्यूमंस हो गए एक, तो हायर प्लांट्स जो हो गए, जो हायर प्लांट्स जितने भी होते हैं वो भी इसी तरह का नेचर शो करते हैं। तो हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स हमेशा मल्टी सेलुलर टाइप के होते हैं। ये तो बात हो गई नंबर के बेसिस पे। अब नंबर के अलावा साइज के बेसिस पे भी हम सेल को डिवाइड कर सकते हैं, सेल को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अगर हम साइज के बेसिस पे सेल को क्लासीफाई करने जाएं तो हमें ये दिखाई पड़ता है कि ज़्यादातर जो सेल होते हैं, जो मैक्सिमम सेल होते हैं, उनका साइज रेंज किस रेंज में होता है? माइक्रोमीटर, मतलब 10⁻⁻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 ⁻
इनका एक बार हम रेंज भी देख लेते हैं कि हर एक सेल इंडिविजुअली कितने उसमें होता है। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन चार्ट है जो एनसीईआरटी ने पूरा बना रखा है। सबसे छोटा उसने बताया वायरस। भले से वायरस लिविंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता, वायरस ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है, तो वो अलग चीज़ है, बट वायरस का जो साइज़ इन्होंने दिया हुआ है वो 0.02 से लेकर के 0.2 माइक्रोमीटर। वायरस बहुत छोटा होता है और वायरस का साइज़ जनरली हम माइक्रोमीटर में ना दे करके नैनोमीटर में देना चाहिए, है ना। नैनोमीटर ज़्यादा छोटा होता है और वायरस का साइज़ जनरली अगर आप हायर बुक्स में देखेंगे तो नैनोमीटर में रहेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कंपैरिजन के लिए हमने वायरस को माइक्रोमीटर में दिया हुआ है। वायरस बहुत छोटा होता है पर वो लिविंग नहीं होता। वायरस से बड़ा होता है माइकोप्लाज्मा। वायरस से बड़ा क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा बैक्टीरिया, एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया है जो सबसे छोटे साइज का सेल है। किसी भी लिविंग सेल को अगर हम कंपेयर करें तो माइकोप्लाज्मा हर एक लिविंग सेल में सबसे छोटा लिविंग सेल होता है। माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम होता है PPLO। तो इसी का दूसरा नाम क्या होता है? PPLO। अगर इसके साइज रेंज की बात करें तो इसका साइज 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर तक रेंज करता है। माइकोप्लाज्मा से बड़ा होता है हमारा नॉर्मल बैक्टीरिया, जो टिपिकल बैक्टीरिया होता है, जो नॉर्मली हमें दिखाई पड़ता है अपने आसपास सराउंडिंग में। नॉर्मल बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो 1 to 2 माइक्रोमीटर विड्थ में और 3 to 5 माइक्रोमीटर लेंथ में। तो ये उसका कुछ डायमेंशन रहता है। 1 to 2 माइक्रोमीटर विड्थ और 3 to 5 माइक्रोमीटर लेंथ में बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरिया रहता है। बैक्टीरिया से ज़्यादा साइज जो दिखाई पड़ता है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रिमिटिव सेल है। आज के टाइम पर जो ज़्यादातर सेल एग्जिस्ट करते हैं, ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो धरती पर पाए जाते हैं वो हैं यूकैरियोटिक टाइप, जो बैक्टीरिया से इवोल्व हुए हैं, बैक्टीरिया से ज़्यादा मॉडर्न टाइप के सेल हैं। जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनका साइज़ कितना होता है? एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज़ होता है 10 से लेकर 20 माइक्रोमीटर। 10 से 20 माइक्रोमीटर के बीच में हमारा एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलता है। कुछ यूकैरियोटिक सेल बहुत छोटे भी होते हैं और कुछ यूकैरियोटिक सेल बहुत बड़े भी होते हैं। अगर हम बहुत छोटे की बात करें तो जो RBC होता है, रेड ब्लड सेल, उसका साइज यूकैरियोटिक सेल्स में वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल होता है। RBC का साइज होता है 7 माइक्रोमीटर। तो RBC हमारा 7 माइक्रोमीटर साइज रेंज में रहता है। तो ये पर्टिकुलर कुछ रेंज है जो एनसीईआरटी में दे रखी हो, डायरेक्टली इसी पे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सेल भी हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें अनफर्टिलाइज्ड बर्ड एग। जो बर्ड्स का अनफर्टिलाइज्ड एग होता है बर्ड का, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होता है।
आपने देखा होगा चिड़िया के अंडे होते हैं अनफर्टिलाइज्ड स्टेट में, वो सबसे बड़े सेल होते हैं। और अगर बर्ड्स में भी बात करें तो ऑस्ट्रिच का जो एग है, बर्ड्स की भी बात करें, जो ऑस्ट्रिच बर्ड होता है उसका एग लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है। अगर एक सिंगल सेल की बात करें, आइसोलेटेड सेल की बात करें, वो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल हमारे पास में ऑस्ट्रिच का एग आता है। इसी पे हम अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात करें, लार्जेस्ट मतलब वेट वाइज या फिर डायमीटर वाइज छोड़ के अगर हम लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो जो हमारा न्यूरॉन होता है, तो हमारा न्यूरॉन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल है, बहुत बड़े साइज का होता है, लेंथ वाइज काफ़ी बड़े साइज का हमारा न्यूरॉन दिखाई पड़ता है। तो ये बात हो गई साइज के बेसिस पे, जिसपे डायरेक्ट डेटाबेस क्वेश्चन बन सकता है। साइज के बाद में हम चलते हैं शेप के बेसिस पे। सेल को हम शेप के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। भाई शेप जो होता है सेल का वो वेरिएबल होता है, अलग अलग तरह के सेल अलग अलग शेप शो करते हैं। अगर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ही अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो अलग अलग शेप वाले सेल आपको दिखाई पड़ जाएंगे। जैसे हमारे अंदर में अगर हम बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो हमारे स्किन का सेल का शेप अलग होगा, जो मस्कल फाइबर है, मसल का सेल है, उसका शेप अलग होगा, जो ब्लड का सेल है उसका शेप अलग होगा, जो ब्रेन का सेल है, न्यूरॉन सेल, उसका शेप अलग होगा। तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी अलग अलग तरह के जो सेल हैं उनका शेप वेरी करता है, चेंज करता है। शेप जो होता है वो डिसाइडेड होता है बाय देयर फंक्शन। तो सेल जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास उनका शेप दिखाई पड़ता है। जो भी फंक्शन उनको परफॉर्म करना होता है उसी फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए वो अपने शेप में कुछ इस तरह का मॉडिफिकेशन ले आते हैं ताकि वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना ज़्यादा ईजी हो जाए। ठीक है, तो शेप किस पे डिपेंड करता है? उस सेल के फंक्शन पर डिपेंड करता है। जैसे एक जो एग्जांपल एनसीईआरटी ने भी दे रखा है उसका ही हम एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जो रेड ब्लड सेल होता है, जो हमारा एक ब्लड सेल का टाइप है रेड ब्लड सेल, जो रेड ब्लड सेल है ये बाई कॉन्केव राउंड शेप का होता है। इसकी आउटलाइन राउंड होती है बाहर से देखने पे। अगर इसका डिप्रेशन देखें तो बाई कॉन्केव डिप्रेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब ये कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का है बाई कॉन्केव, कुछ इस तरह का बाई कॉन्केव होता है। ये बाई कॉन्केव कैसे इसने अपना शेप डेवलप किया है? स्टार्टिंग में ये बहुत बड़ा होता है जब ये इमैच्योर आरबीसी होता है। इमैच्योर आरबीसी के पास में एक बड़ा सा न्यूक्लियस था, सारे सेल ऑर्गेनील भी थे, लेकिन जब ये अपने आप को मैच्योर करता है तो सारे सेल ऑर्गेनील ख़त्म कर देता है और अपना साइज़ बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर लेता है। 7 माइक्रोमीटर तक अपना साइज़ रिड्यूस कर लेता है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर लेता है। इसने अपना साइज़ क्यों रिड्यूस किया है? अपना जो बाई कॉन्केव शेप है ये क्यों अटेन किया है? ताकि ये ब्लड वेसल्स में ईजिली मूव कर पाए। कई बार ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो पतली पतली कैपिलरीज की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। कैपिलरीज इतनी पतली हो जाती हैं कुछ जगहों पर कि एक बार में उनमें से एक आरबीसी मूव कर सकता है। तो इतनी पतली कैपिलरीज से इजी मूवमेंट हो पाए उसके लिए आरबीसी ने अपना शेप रिड्यूस किया और शेप रिड्यूस करने के लिए ये पर्टिकुलर शेप इन्होंने अटेन किया है। दूसरा जो शेप दिया है वो है डब्ल्यूबीसी का। अब डब्ल्यूबीसी का जो शेप होता है वो होता है अमीबॉइड, यानी कि अमीबा जैसा या फिर इर्रेगुलर, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। अपना शेप ये चेंज कर सकते हैं, या अपना शेप समय के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसी के हिसाब से इनका जो न्यूक्लियस होता है वो भी मल्टी लोब्ड होता है, वो छोटे छोटे लोब्स में बटा हुआ रहता है। जैसे अगर ये डब्ल्यूबीसी है तो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो भी लोब्स में बटा हुआ रहता है। अब अमीबॉइड शेप का क्या काम है, फंक्शन से क्या कोरिलेशन है? भाई अमीबॉइड शेप होगा तो ये पतली पतली जगहों से या पतले पतले गैप से इजीली मूव कर सकता है बाहर की तरफ। नॉर्मली डब्ल्यूबीसी कहाँ पर पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी पाया जाता है ब्लड वेसल्स में, जो कि एंडोथीलियल सेल्स से मिलकर के बनी होती हैं, जो कि हमारे बहुत सारे एंडोथीलियल सेल्स से मिलकर के इस तरह से बनी होती हैं, इस तरह से एंडोथीलियल सेल। अब यहाँ पे एक डब्ल्यूबीसी घूम रहा है, लेकिन इस डब्ल्यूबीसी के यहाँ घूमते हुए यहाँ पर कोई बैक्टीरिया अंदर घुसाया, हमारे टिश्यू में कोई बैक्टीरिया अंदर आ गया या फिर कोई पैथोजन आ गया। तो इस पैथोजन को खाने के लिए डब्ल्यूबीसी को क्या करना है? बाहर निकलना है। अब बाहर निकलने के लिए अमीबॉइड मूवमेंट का इस्तेमाल करेगा।
अपनी शेप को चेंज करके बाहर आएगा और बाहर आके इसको किल कर देगा। तो बाहर आने में ईजी हो पाए, बाहर आना बहुत ईजिली या बाहर आ सके इस ब्लड वेसल्स के, इसीलिए अपना शेप इसने फिक्स ना रख करके अमीबॉइड रखा हुआ है। कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग एंड नैरो होते हैं। तो कॉलमनार जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, वो कैसे होते हैं? लॉन्ग एंड नैरो, लंबे लंबे और पतले पतले, इस तरह से लंबाई में अरेंज्ड होते हैं। क्या बेनिफिट होता है इसको इस तरह का शेप रख करके? क्योंकि इनका काम है सिक्रीशन करना और एब्जॉर्प्शन करना। तो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन वही सेल कर सकता है जो अपने अंदर में चीज़ों को स्टोर कर सकता है। तो ये जो इतना बड़ा गैप है, यहाँ पर ये चीज़ों को स्टोर करते हैं, सिक्रीट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। फिर चलते हैं न्यूरॉन पर या नर्व सेल पर। तो जो न्यूरॉन है वो नर्व सेल है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कैरी करने का काम करता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को पहले कलेक्ट करेगा, फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजने का काम करता है न्यूरॉन। तो इसी वजह से जो इनका शेप होता है वो एक साइड से ब्रांच्ड दिखाई पड़ते हैं, इस तरह से एक साइड से यहाँ पे ब्रांच्ड दिखाई पड़ते हैं और दूसरी साइड से लंबे तरह के दिखाई पड़ते हैं, इलोंगेटेड दिखाई पड़ते हैं। ये जो ब्रांचिंग पोर्शन है यहाँ का काम है सिग्नल को कलेक्ट करना। एक बड़े एरिया से सिग्नल को कलेक्ट करेंगे पहले, और सिग्नल को कलेक्ट करके इस लंबे वाले एरिया से आगे की तरफ मूव कर देंगे। तो ये कैसे दिखाई देते हैं? ब्रांच्ड दिखाई देते हैं और ब्रांच्ड के साथ में इलोंगेटेड, ब्रांच्ड के साथ में इलोंगेटेड दिखाई पड़ते हैं। ये होते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के बाद में तुम्हें ट्रैकेड सेल दिया हुआ है जो कि प्लांट सेल है। अब जो ट्रैकेड सेल है ये ट्यूब लाइक सेल होता है, दोनों साइड से चपटा इलोंगेटेड इस तरह का सेल होता है और बीच में खाली जगह इसके प्रेजेंट होती है। ट्रैकेड सेल इलोंगेटेड होता है, लंबा सा सेल होता है। ट्रैकेड सेल का काम है प्लांट के अंदर पानी को ज़मीन से उठा करके या फिर रूट से उठा करके पत्तों तक पहुंचाना, ऊपर की तरफ पहुंचाना। प्लांट्स के अंदर में पानी का मूवमेंट कैसे होता है? प्लांट्स के अंदर में जो पानी का मूवमेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। लोअर पार्ट से हायर पार्ट में प्लांट्स का मूवमेंट करवाना है, तो उसके लिए ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो पानी का मूवमेंट इस तरह से करवा देते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रैकेड का फंक्शन, इलोंगेटेड फंक्शन। अब आता है मीजोफिल सेल। तो 6th क्लास जो फंक्शन है वो है मीजोफिल। जो मीजोफिल हैं वो राउंड या फिर ओवल शेप के होते हैं। वो किस शेप के होते हैं? राउंड और ओवल शेप के। ये पत्तों में पाए जाते हैं, जो लीव्स होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा पैक्ड होते हैं इस तरह से और राउंड ओवल शेप के प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप के शेप जो कॉमन एनसीईआरटी में मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत तरह के शेप हो सकते हैं, जैसे ओवल शेप हो सकता है, कई सेल इरेगुलर टाइप के होते हैं, सिलेंड्रिकल टाइप के होते हैं, है ना। तो बहुत सारे टाइप के शेप होते हैं। यहाँ पर तो कुछ कॉमन शेप हमने दे रखे हैं, जो भी उसको फंक्शन परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग वो अपना शेप मॉडिफाई कर लेते हैं।